नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग चौधरी जयपुर टेक्नोविजन के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको आरसीसी पढ़ा रहा था। आरसीसी के अंदर मैंने 16 नंबर का जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको स्लैब के बारे में बताया था। तो स्लैब में क्या था कि स्लैब के प्रकार जैसे 1 वे स्लैब या 2 वे स्लैब होती है, IS कोड के अकॉर्डिंग क्या उसका रिकमेंडेशन होता है उसके बारे में बताया। ठीक है, तो उसी लेक्चर को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। आज 17 नंबर का जो लेक्चर है वो है डिजाइन ऑफ स्लैब, यानी जो स्लैब पड़ी थी उनका डिजाइनिंग क्या रहता है। 1 वे स्लैब और जो 2 वे स्लैब है उनका डिजाइनिंग क्राइटेरिया क्या रहता है या किस तरह से डिजाइन करते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो स्लैब है जैसे फ्लैट स्लैब है या रिब स्लैब है, तो उनके बारे में मैं अलग से, एक कंटिन्यूस स्लैब है तो उनके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, पूरा इसी टॉपिक पर रहेगा। आज अपन बात करेंगे 1 वे और 2 वे के डिजाइनिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं डिजाइन ऑफ 1 वे स्लैब। डिजाइन ऑफ 1 वे स्लैब। तो 1 वे स्लैब का देखो डिजाइन कैसे होगा। जिस प्रकार से डिजाइन हमने बीम का किया था उसी प्रकार से 1 वे स्लैब का डिजाइन होगा। जैसे अपन किससे कर रहे हैं, लिमिट स्टेट मेथड से कर रहे हैं। तो ये जो बीम की विड्थ है उसको अपन ने कितना माना, 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब 1000 mm। ठीक है, ये बीम क्या स्लैब की विड्थ को कितना माना, 1000 mm यानी 1 मीटर। और ये क्या हो गई, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या है, ये कंप्रेशन जोन माना और नीचे टेंशन जोन। टेंशन जोन में अपन ने एरिया ऑफ स्टील लगाया, ये AST लग गया अपना। ठीक है, तो ये यहां से लेके ऊपर से लेके यहां तक ये जो डेप्थ है ये इफेक्टिव डेप्थ होगी D, और ये यहां कितनी होगी XU। ठीक है, तो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, वैसा ही बनेगा जैसा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का बन रहा है। तो स्ट्रेन डायग्राम देखो इस प्रकार से बनेगा, लीनियर लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग। यहां जो ये स्ट्रेन आएगी ये कितनी आएगी, इसको बोलेंगे EST। इसका मान होगा 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002 के इक्वल या उससे बराबर होना चाहिए। ठीक है, कंक्रीट की कितनी स्ट्रेन आती है, 0.0035 ये आती है। ठीक है, और यहां बताया था मैंने कितनी स्ट्रेन आती है, 0.002। अब इसका अपन स्ट्रेस डायग्राम की बात करेंगे। तो स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा, जैसा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का बन रहा है, ये टेंसाइल लोड T, तो ये यहां तक कर्व जो बनेगा ये कैसा बनेगा, पैराबोलिक, और उसके बाद में कैसा बनेगा, कांस्टेंट। ठीक है, ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है C। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये जो डेप्थ है ये है 3/7 XU, यहां से लेके यहां तक की 4/7 XU। तो कंप्रेसिव फोर्स से लेके टेंसाइल फोर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, लीवर आर्म, इसको मैंने लीवर आर्म बोल दिया। ठीक है, तो ये जो 3/7 XU है इसका मान 0. क्या लिख सकते हैं अपन, लगभग 0.42 XU। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो कंप्रेसिव फोर्स होता है ये थोड़ा सा ऊपर लगता है, तो ये 3/7 XU तो इस रेक्टेंगुलर पोर्शन की डेप्थ होती है और C की जो डेप्थ होती है वो 0.42 होती है। ठीक है, तो उसको अपन ये बोल सकते हैं, तो अपन ये मान सकते हैं कि ये यही है। तो D माइनस 0.42 XU किसका माना गया, Z का माना गया। अब मुझे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की तरह डिजाइन करना है, किसको, 1 वे स्लैब को। उसी तरह से होगी तो मुझे क्या निकालना है, कंप्रेसिव फोर्स का मान निकालना है और टेंसाइल फोर्स का मान निकालना है। तो मैं यहां निकालता हूं, कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स क्या है, C। तो कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा, जितना सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का होता है, कितना होता है, 0.36 FCK XUB। तो वहां पर ये था, तो वहां पर बीम के लिए बीम की विड्थ आएगी, यहां पर स्लैब के लिए स्लैब की विड्थ आएगी। स्लैब की विड्थ अपन कितनी मान रहे हैं, 1 मीटर। तो अभी तो मैं इसको B रहना दूं, जब मुझे रखना होगा मान तब रख दूंगा। दूसरा अपन क्या निकालेंगे, टेंसाइल फोर्स निकालेंगे।
टेंसाइल फोर्स को अपन किससे दर्शाते हैं, टी से। तो टेंसाइल फोर्स क्या होगा, वही सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की तरह, डिजाइन स्ट्रेस इनटू एरिया। किसका, स्टील का डिजाइन स्ट्रेस 0.87 Fy और स्टील का एरिया कितना है, AST। तो ये क्या आ जाएगा, ये टेंसाइल फोर्स आ जाएगा। ये क्या आ गया, कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं, है ना, MU, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। किसके लिए निकल रहा है, वन वे स्लेब के लिए। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, MU बराबर, एक बार यहां से निकालेंगे तो जाएगा C इंटू लिवर आर्म, यानी C इंटू लिवर आर्म यानी Z। तो C का मान कितना है, 0.36 FCK XUB और लिवर आर्म कितनी है, D माइनस 0.42 XU। ये एक मोमेंट का मान हो गया। दूसरा यहां से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, T इंटू लिवर आर्म, T इंटू लिवर आर्म, लिवर आर्म कितनी है, Z। तो 0.87 Fy AST D माइनस 0.42 XU। तो ये दो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूला है, ठीक है। अब बताया मैंने कि सेक्शन के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार का सेक्शन होता है, अंडर एनफोर्स्ड, ओवर एनफोर्स्ड और बैलेंस्ड सेक्शन। 3 प्रकार के सेक्शन होते हैं। तो 3 प्रकार के सेक्शन के लिए इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हो जाएंगे, ये अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन के लिए मान लो आप। किसके लिए, अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन के लिए। अब इनको क्या करना है, क्या करना, दिखाई यहां से नहीं दिख रहा है तो इसको मैं यहां लिख देता हूं। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये किसके लिए है, अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन के लिए हो जाएंगे। 3 प्रकार के सेक्शन होते हैं, अंडर एनफोर्स्ड, ओवर एनफोर्स्ड और बैलेंस्ड सेक्शन। तो ये अंडर एनफोर्स्ड के लिए हो गए। मेन जो क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, वो बैलेंस्ड सेक्शन के फॉर्मूले में से बनता है, जिसको लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहीं बात या लिमिटिंग वैल्यू आ रही है किसी के साथ, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील, इसका मतलब बैलेंस्ड सेक्शन के लिए पूछ रहा है। किसके लिए, बैलेंस्ड सेक्शन के लिए। तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या कुछ भी निकालना हो लिमिटिंग, तो उसमें ध्यान रखना है कि लिमिटिंग में जो कंडीशन होगी वो फॉर्मूले में रख देनी है, बाकी सब कुछ निकल जाएगा अपने आप, ठीक है। जैसे मैं बैलेंस्ड सेक्शन के लिए बात करता हूं, देखो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो मोमेंट बैलेंस्ड सेक्शन में क्या होता है, XU का मान किसके बराबर होता है, XU लिमिटिंग के बराबर होता है। तो आपको जो मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे अंडर वाले, उसमें XU की जगह आपको XU लिमिटिंग रख देना है। तो आपका MU भी क्या हो जाएगा, MU की जगह आ जाएगा MU लिमिटिंग। यानी मैं ये कह सकता हूं कि आपका MU किसके बराबर होगा, MU लिमिटिंग के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.36 FCK XU लिमिटिंग D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग, ठीक है। तो ये जो MU लिमिटिंग का मान है ये फॉर्मूला बन गया। अब इससे क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए XU लिमिटिंग का मान कितना होता है, XU लिमिटिंग अपॉन D का मान होता है 0.53, किसके लिए होता है, Fe250 के लिए, ठीक है। XU लिमिटिंग अपॉन D 0.48 होता है किसके लिए, Fe415 के लिए। और XU लिमिटिंग अपॉन D 0.46 होता है किसके लिए, Fe500 के लिए, ठीक है। ये जो इधर आ रही वैल्यू ये K की वैल्यू है, ये सारी, क्योंकि XU लिमिटिंग बराबर क्या होता है, K इंटू D, तो K की वैल्यू है ये, ठीक है। तो मुझे इस यहां पर D लाना है ताकि मैं डायरेक्टली इस जगह पर क्या रख सकता हूं, एक वैल्यू रख सकता हूं, ठीक है। तो देखो मैं इसको इस तरह से चेंज करता हूं कि इस B को तो कोष्टक के उस साइड में रख देता हूं और एक D इसके मल्टीप्लाई कर देता हूं और इससे डिवाइड कर देता हूं D से, और इस D को कॉमन ले लेता हूं यहां से। तो क्या जाएगा
0.36 एफ सी के एक्स यू लिमिटिंग, ये डी आ गया, डी बाई डी से कर दिया, डी से डी कट सकता है, इस डी को मैं इस साइड में रख देता हूं, ठीक है, और इस बी को भी इधर रख देता हूं। तो क्या बच गया इधर, यहां डी बच गया, यहां डी है 0.42 एक्स यू, इसमें से डी कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा 1, 0.42 और एक्स यू लिमिटिंग अपॉन डी आ जाएगा यहां, क्योंकि यहां पर डी है नहीं, और जो डी बाहर आ जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, बी डी तो पहले से ही था, एक डी और आते ही डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू रहेगी, ये जो मान रहेगा इतना, इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं आर कह सकता हूं, ठीक है। मोमेंट कोफिशिएंट कहलाता है ये, इसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोफिशिएंट कहलाता है, ये कोफिशिएंट ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं इसको। तो आर के दिया और बी डी स्क्वायर की जगह बी डी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला हो गया, एमयू लिमिटिंग का। तो आर क्या कहला रहा है, कोफिशिएंट ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये आर कहलाता है, ठीक है। तो आर का मान कितना है, 0.36 एफ सी के एक्स यू लिमिटिंग अपॉन डी 1 माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग अपॉन डी। अगर आपको कोई सी भी ग्रेड दे, जैसे FE 250 दे या FE 415 दे या FE 500 दे, तो उसमें अगर वैल्यू पूछी जाए तो 0.36 FCK की जगह FCK दे देगा, आपको कंक्रीट ग्रेड दे सकता है, उसके बेसिस पे आ जाएगा। एक्स यू लिमिटिंग अपॉन डी का मान आपका स्टील ग्रेड के बेसिस पे आ जाएगा, ये रख दो, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी इतनी, और लास्ट में क्या जाएगा, BD स्क्वायर, ठीक है। तो कई बार अपने को ये पूछा जाता है कि मिनिमम डेप्थ कितनी होती है स्लैब के लिए, तो अपन जैसे यहां से मिनिमम डेप्थ निकालते हैं, मिनिमम रिक्वायर्ड डेप्थ। तो मिनिमम रिक्वायर्ड डेप्थ निकालने के लिए इस फॉर्मूले में से डी निकाल दो, तो डी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एमयू लिमिटिंग अपॉन आर बी, ठीक है। डी बराबर क्या आ जाएगा, एमयू लिमिटिंग अपॉन आर बी का रूट, ठीक है। अब ये ऐसा का ऐसा ही मैंने किस में बताया था आपको, जब सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बताई थी, जब सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का जब अपने डिजाइन वाला पढ़ा था, तो ये सेम था, कुछ भी अंतर नहीं है। जैसा वन वे स्लैब का डिजाइन है वैसा का वैसा ही सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन है। अब चेंज क्या आएगा कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए जो विड्थ होती है वो फिक्स नहीं होती है, अज्यूम नहीं करते, ठीक है। वहां ऐसा दिया हुआ है कि बीम की विड्थ 300 mm है या 200 mm है या 250 mm है या जो भी है। स्लैब का डिजाइन किस बेसिस पे किया जाता है, स्लैब का डिजाइन किया जाता है बीम की विड्थ 1 मीटर मानकर। तो 1 मीटर मानेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा कि बी बराबर में 1000 mm रख दूंगा, 1 मीटर मानेंगे, ठीक है। तो ये डी का मान किस में आ जाएगा, एमयू लिमिटिंग अपॉन आर इंटू 1000 का रूट, ये आ जाएगा। तो आपका जो डी का मान है, मिनिमम डेप्थ का मान है, ये किस में आएगा, ये mm के अंदर आएगा। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि डी का मान सेंटीमीटर में कितना आएगा, तो सेंटीमीटर में जब पूछना हो तो यहां 1000 की जगह कितना रखना है, 100 रखना है। यानी विड्थ की 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 रखना है, ठीक है। तो ये जो यहां से जो क्वेश्चन बनता है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ये कई बार पूछा जाता है, या तो बीम के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है या स्लैब के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है। जैसे ये डायरेक्टली आपको ऑप्शन में दे देते हैं कि स्लैब की मिनिमम रिक्वायर्ड डेप्थ कितनी होगी, तो ये ऑप्शन में ए बी सी और डी का मान mm में पूछा जाता है। तो यहाँ 1000 की जगह 1000 है ना, 100, 10 ऐसे अलग अलग मान दे देते हैं, और mm में पूछ रहा होता है। mm में पूछेगा तब यहाँ 1000 आएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में पूछेगा तब यहाँ 100 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आप सेंटीमीटर में रखोगे तो मान भी आपका किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। mm में रखोगे तो आपका मान भी किस में आएगा, mm में आएगा। अगर मीटर में रखोगे, यहाँ 1 रखते हो तो आपका मान भी किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, एमयू लिमिटिंग का 0.87 FY AST और D माइनस 0.42
एक्सयू लिमिटिंग। ठीक है, तो जो अंडर वाला जो फॉर्मूला था एक्सयू की जगह अपन ने क्या रख दिया, एक्सयू लिमिटिंग रख दिया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉर ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, तो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन कैसा सेक्शन होता है, ब्रिटल सेक्शन होता है। तो लिमिट स्टेट मेथड या वर्किंग स्ट्रेस मेथड हो, इसको यूज में नहीं लेते हैं, नॉट यूज्ड फॉर डिजाइनिंग। डिजाइनिंग के लिए इसको यूज में नहीं लिया जाता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही बैलेंस्ड सेक्शन वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.36 FCK एक्सयू लिमिटिंग बी डी माइनस 0.42 एक्सयू लिमिटिंग। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कंसीडर करेंगे और कुछ नहीं। तो ये ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए हो जाएगा। ये अपना सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, सॉरी, ये वन वे स्लैब का डिजाइन हुआ जो किस प्रकार हुआ, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की तरह अपना डिजाइन हुआ, किसका, वन वे स्लैब का। अपन नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, टू वे स्लैब की। अपन बात करते हैं टू वे स्लैब की। मैंने आपको कल पिछला वाला जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि टू वे जो स्लैब होती है उसमें क्या होता है कि जैसे ये स्लैब है, इसके नॉर्मली अपन ये कहते हैं कि भाई चारों तरफ इसमें क्या होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, यानी 4 एज इसके कैसे होने चाहिए, सपोर्टेड होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है, लेकिन अपन कहते हैं कि 4 एज सपोर्टेड होना चाहिए। ये स्पान कितना हुआ, शॉर्टर स्पान है ना, ये स्पान कितना हुआ, लॉन्गर स्पान। ठीक है, तो ये लॉन्गर स्पान हुआ या शॉर्टर स्पान हुआ। तो इस टू वे स्लैब के अंदर जो बेंडिंग मोमेंट है वो दोनों डायरेक्शन में अंदर, दोनों डायरेक्शन के अंदर आता है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बेंडिंग मोमेंट इन बोथ डायरेक्शन, यानी बेंडिंग मोमेंट दोनों डायरेक्शन में आ रहा है, शॉर्टर में भी आ रहा है और लॉन्गर में भी आ रहा है। तो टू वे स्लैब किसे कहेंगे कि वह स्लैब, वह 4 एज सपोर्टेड स्लैब जिसका लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का रेशियो क्या हो, 2 से कम या इक्वल हो, उसे क्या कहेंगे, टू वे स्लैब कहेंगे, टू वे स्लैब कहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो बेंडिंग मोमेंट आता है वो शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर भी आता है और लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर भी आता है। ठीक है, और ये टू वे स्लैब कहलाएगी। तो इसमें जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए जाएंगे वो शॉर्टर में भी किए जाएंगे और लॉन्गर में भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये वन वे स्लैब की तुलना में ज्यादा इकोनॉमिकल होती है। स्लैब का डिजाइन कहां होता है, स्लैब का डिजाइन वहां होता है जहां विड्थ और लेंथ लिमिटेड नहीं हो। ठीक है, और डेप्थ क्या हो, यानी विड्थ और डेप्थ लिमिटेड कंडीशन नहीं हो, वो एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड नहीं बोल सकते उसको, है ना। तो विड्थ और डेप्थ, सॉरी, विड्थ और लेंथ ज्यादा रख सकते हैं, डेप्थ जिसकी एक प्रतिबंधित हो, जिसको ये अपन ये बोल सकते हैं कि डेप्थ ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते, लिमिटेड हो, उस कंडीशन में अपन स्लैब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये टू वे स्लैब हो गई। और टू वे स्लैब में क्या होता है, लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का जो रेशियो रहता है वो 2 से कम या 2 के बराबर रहता है। एल को अपन क्या बोल सकते हैं, लॉन्गर स्पान, और एलएक्स को क्या बोल सकते हैं, शॉर्टर स्पान। ठीक है, अब मुझे टू वे स्लैब का क्या करना है कि देखो अपन बात करते हैं डिफ्लेक्शन कंट्रोल की। तो मैंने आपको डिफ्लेक्शन का एक पूरा टॉपिक पढ़ाया था जिसके अंदर सिंपली सपोर्टेड बीम या कैंटिलीवर बीम या कंटिन्यूस बीम के लिए बताया था। तो उनमें स्पान कितना होता था, स्पान एक ही होता था, एक ही डायरेक्शन का था स्पान। ठीक है, तो उसमें क्या था, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कितना डिफ्लेक्शन होता है, L/D का रेशियो कितना होता है, सिंपली सपोर्टेड के लिए
सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20, L अपॉन डी का कैंटिलीवर के लिए कितना 7, और L अपॉन डी का जो रेशियो है वो 26 होता था किसके लिए, कंटिन्यूस स्लैब के लिए, कंटिन्यूस बीम के लिए, ये था ना, जब स्पान कितना हो 10 मीटर तक। ठीक है, तो जो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है या जो बीम है जिनका अपना डिफ्लेक्शन कंट्रोल पड़ाता है, उसकी लिमिट ये थी। तो वन वे स्लैब में डिफ्लेक्शन, वन वे स्लैब में बेंडिंग मोमेंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, शॉर्टर में आ रहा है। तो शॉर्टर में आ रहा है तो उसके लिए भी जैसे वन वे स्लैब होगी, तो वन वे स्लैब में अगर सिंपली सपोर्टेड स्लैब हो जाएगी तो यही रेशियो हो जाएगा जो बीम के लिए, यानी कैंटिलीवर स्लैब हो जाएगी तो यही रेशियो हो जाएगा, और कंटिन्यूस स्लैब हो जाएगी तब भी यही रेशियो हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपका जो स्पान कंसीडर किया जाएगा वो कितना है, कौन सा है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट आ रहा है वही रहेगा। यानी शॉर्टर में आ रहा है तो शॉर्टर डायरेक्शन वाला आपका क्या रहेगा, स्पान रहेगा। ठीक है, बीम में भी एक स्पान, वन वे स्लैब में भी एक स्पान। अगर वन वे स्लैब के 2 स्पान दिए हुए हो, लॉन्गर वाला भी दिया हुआ हो और शॉर्टर वाला भी दिया हुआ हो, तब आपको कौन सा कंसीडर करना है, शॉर्टर स्पान कंसीडर करना है। अगर ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, अगर आपको दोनों स्पान दिए हुए हैं तो कौन सा स्पान कंसीडर करना है, ये डिफ्लेक्शन निकालने के लिए शॉर्टर वाला स्पान कंसीडर करना है। ठीक है, तो स्लैब के अंदर शॉर्टर स्पान को कंसीडर किया जाता है अगर दोनों स्पान दिए हुए हो तो। अब रही बात टू वे स्लैब, तो टू वे स्लैब के अंदर तो स्पान तो दोनों ही देगा, लॉन्गर भी देगा और शॉर्टर भी देगा, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन के अंदर क्या आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। ठीक है, तो दोनों आ रहा, तो शॉर्टर टू वे स्लैब के लिए जो डिफ्लेक्शन कंट्रोल का प्राइमरी फंक्शन होता है, यानी डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए जो स्पान लिया जाता है, तो दोनों स्पान में से कौन सा स्पान लिया जाएगा, वो लिया जाएगा शॉर्टर स्पान। ठीक है, तो देखो यहां पे देखो, फॉर स्लैब स्पानिंग इन 2 डायरेक्शन द शॉर्टर ऑफ द 2 स्पान शैल बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेटिंग द स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। तो स्पान से इफेक्टिव डेप्थ रेशियो किसके लिए यूज में लिया जाता है, डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए। तो कौन सी डायरेक्शन लेनी है, 2 डायरेक्शन दी हुई हो, अगर आपको स्लैब में के स्पान की 2 डायरेक्शन दी हुई हो तो आपको कौन सा कंसीडर करना है, शॉर्टर वाला। तो मैं ये बोल सकता हूं कि टू वे स्लैब में या जिसमें 2 स्पान दिए हुए हो, किसी भी स्लैब में अगर 2 स्पान दिए हुए हो तो उसमें डिफ्लेक्शन कंट्रोल का प्राइमरी फंक्शन कौन सा होता है, शॉर्टर स्पान होता है। ये आपका बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होता है यहां से। शॉर्टर स्पान आपका प्राइमरी फंक्शन होगा किसका, डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए। स्पान से इफेक्टिव डेप्थ रेशियो किसके लिए यूज में लेते हैं अपन, डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टू वे स्लैब में। देखो टू वे स्लैब में क्या होता है कि एक डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए स्पान और टोटल डेप्थ का रेशियो, इफेक्टिव डेप्थ नहीं, स्पान अपॉन टोटल डेप्थ का रेशियो की आपको एक लिमिटेड कंडीशन दी हुई होती है, या मैक्सिमम जिसको कंडीशन बोले वो दी हुई होती है, उसके बेसिस पे अपन डिफ्लेक्शन कंट्रोल करते हैं। फॉर टू वे स्लैब ऑफ स्मॉल स्पान अप टू 3.5 मीटर, यदि टू वे स्लैब में जो छोटा वाला स्पान है वो कितना है, 3.5 मीटर तक है, विथ माइल्ड स्टील, यानी माइल्ड स्टील के लिए हो। इसको माइल्ड स्टील की जगह आप चाहे रहने दो, मैं इधर अलग से बता दूंगा। माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट द शॉर्टर स्पान टू ओवरऑल डेप्थ, शॉर्टर स्पान टू ओवरऑल डेप्थ, यानी आपको स्पान कौन सा लेना है, शॉर्टर लेना है, एक्स डायरेक्शन वाला यानी शॉर्टर डायरेक्शन वाला, और ओवरऑल डेप्थ का जो रेशियो लेना है मे बी अज्यूम टू सेटिस्फाई द डिफ्लेक्शन लिमिट फॉर द लोडिंग अप टू 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक की लोडिंग को डिफ्लेक्शन सेटिस्फाई करने के लिए Lx अपॉन डी का रेशियो कितना लिया जाता है। देखो ये माइल्ड स्टील की बात कर रहा है, ये माइल्ड स्टील के लिए बताया मैंने, है ना। ये HYSD या TMT के लिए, Fe250 स्टील के लिए ही है। तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब होगी तो L अपॉन डी का रेशियो, यानी Lx अपॉन डी का रेशियो कितना लेना है, 35। कंटिन्यूस स्लैब होगी तो Lx अपॉन डी का रेशियो कितना लेना है, 40। ठीक है, माइल्ड स्टील के केस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
और अगर माइल्ड स्टील के केस में नहीं निकालना है, मेरे को किसके लिए निकालना है, HYSD या TMT यानी Fe415 और 500 स्टील के लिए निकालना हो, तो ये जो माइल्ड स्टील वाली जो वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू को आपको क्या करना है 0.8 से, यानी इसका 80% निकाल देना है। तो ये 27 जैसे 3.5 ये 35 है, इसको 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 27। ये LX/D का रेशियो है, इसमें भी शॉर्टर ही आएगा। और इस वैल्यू 40 को भी अपन ने 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया 32। तो ये किसके लिए हो गया, HYSD के लिए। तो इसमें डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए क्या क्या कंडीशन है, एक तो स्टील की ग्रेड पता होनी चाहिए, ठीक है, एक बीम का प्रकार होना चाहिए। इस पर कई बार एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो अब इसमें से जैसे ये रेशियो है कंटिन्यूस स्लैब के लिए है, तो आपको स्पान और डेप्थ दी हुई है, इसका रेशियो दिया हुआ है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी मान पूछ ले तो अपन निकाल सकते हैं। अगर आपको स्पान का मान दे दे कि एक 2 वे स्लैब है जो 3 मीटर बाई 4 मीटर की है, या 4 मीटर बाई 5 मीटर की है, 2 वे स्लैब है, या 3 बाई 4 की है, या 4 बाई, देखो मैं इधर लिखता हूं, 4 मीटर बाई 5 मीटर की है, 2 वे स्लैब है, तो ये छोटा वाला है ये तो लॉन्गर स्पान हो गया, और बड़ा वाला है ये तो शॉर्टर स्पान हो गया, ये लॉन्गर स्पान हो गया। तो Ly/Lx का रेशियो कितना हो जाएगा 5/4, क्या आएगा 2 से कम ही आएगा। तो कैसी स्लैब हो जाएगी, 2 वे स्लैब हो जाएगी। तो 2 वे स्लैब में अगर मुझे डिफ्लेक्शन कंट्रोल करना है, या मुझे मिनिमम टोटल डेप्थ निकालनी है डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए, तो इस 4 मीटर बाई 5 मीटर के स्पान में से मुझे कौन सा स्पान लेना है, जैसे 4 मीटर का लेना है, ये तो देखो 3.5 मीटर स्पान के लिए है, तो मैंने ये ज्यादा लिखा है, तो आप चाहे यहां पर ऐसे लिख सकते हो 3 मीटर इंटू 3.5 मीटर, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टर वाला जो स्पान रहेगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा। जिस भी स्लैब के लिए पूछे तो यहाँ 3 मीटर का मतलब 3000 mm, तो आपकी डेप्थ निकाल दोगे तो किस में आ जाएगी, mm के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाएगी 3.5 जो शॉर्टर स्पान है ना, वो आपका कितना होना चाहिए 3.5 मीटर तक होना चाहिए, लॉन्गर चाहे इससे ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने की एक कंडीशन होती है 2 वे स्लैब के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी ऑब्जेक्टिव बनता है, यहां से भी ऑब्जेक्टिव बनता है। या तो आपको डायरेक्टली मान पूछ लेता है, या फिर क्या करता है कि इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना के दे देता है कि जैसे एक 2 वे स्लैब है, यह एक स्लैब है जिसका स्पान 3 मीटर इंटू 3.5 मीटर का है, ठीक है। तो उसके लिए आप डेप्थ निकालो, और स्लैब दे देगा आपको कि कंटिन्यूस स्लैब है या सिंपली सपोर्टेड स्लैब है। तो उस कंडीशन में 3 मीटर इंटू 3.5 मीटर का है, तो आपको छोटा वाला लेना है। तो 3 मीटर को रख के जो भी स्लैब है उसमें स्पान में रख के डेप्थ का मान आप क्या करो, निकाल दो। अगर माइल्ड स्टील के लिए पूछे तो, और HYSD के लिए पूछे तो इस रेशियो से लेना है। अगर आपको स्टील की ग्रेड नहीं दे, ठीक है, जैसे आपको पूछा कि कंटिन्यूस स्लैब के लिए निकालना है, तो कंटिन्यूस स्लैब के लिए निकालना न माइल्ड स्टील की ग्रेड दी है न HYSD की ग्रेड दी है, उस कंडीशन में आपको दोनों से निकाल के देखना है। दोनों में से आपको एक ऑप्शन में मिलेगा, या तो माइल्ड स्टील वाली कैटेगरी मिलेगी या HYSD वाली कैटेगरी मिलेगी। दोनों में से निकाल के देखना, दोनों में से एक आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। अब अपन बात करते हैं 2 वे स्लैब के प्रकार की। तो टाइप्स ऑफ 2 वे स्लैब, ठीक है। तो 2 वे स्लैब 2 प्रकार की होती है मेनली। रिस्ट्रैंड 2 वे स्लैब, और दूसरी होती है अनरिस्ट्रैंड 2 वे स्लैब। अपन फर्स्ट नंबर की बात करते हैं। रिस्ट्रैंड 2 वे स्लैब क्या होती है, देखो कोई कमरा है, ठीक है, उसके ऊपर अपन ने एक रूफ डाली, छत डाली, स्लैब डाली। तो छत डाली तो उसमें क्या हुआ कि अगर पहले मैंने दीवार बनाई, जैसे कोई कमरा है उसकी 4 दीवारें हो गई, ठीक है, उसके ऊपर छत डाल दी, ठीक है। तो छत और दीवार यानी छत का लोड किस पे आ रहा है, दीवार पे आ रहा है। तो उस कंडीशन में वो जो स्लैब रहेगी वो अनरिस्ट्रेंड 2 वे स्लैब रहेगी, यानी उसके जो कॉर्नर्स है
वो किस पे रेस्ट कर रहे हैं, वॉल पे रेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर मुंडेर नहीं बनी हुई है, जिसको पैरापिट वॉल बोलते हैं, वो नहीं बनी हुई है छत के ऊपर, तो उसके कॉर्नर्स फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, नेगेटिव मूवमेंट जनरेट नहीं होगा वहां पे, ठीक है, तो क्रैक नहीं आएंगे, यानी टॉर्जन क्रिएट नहीं होगा, दोनों डायरेक्शन में बेंडिंग मूवमेंट आता है टू वे स्लैब में। तो जब ऊपर से उसके कॉर्नर्स फिक्स नहीं होते हैं, उस कंडीशन में वहां पर टॉर्जन के कारण उसमें क्रैकिंग नहीं आती है, क्रैकिंग नहीं आती है, तो उस स्लैब को बोलते हैं अनरिस्ट्रेंड टू वे स्लैब, यानी उसको अपन सिंपली सपोर्टेड स्लैब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिंपली सपोर्टेड स्लैब भी कह सकते हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन, यानी उसके कॉर्नर्स हेल्ड डाउन की कंडीशन में नहीं है, ये अनरिस्ट्रेंड टू वे स्लैब होती है। रिस्ट्रेंड टू वे स्लैब किसे कहते हैं? जिस स्लैब में जो कॉर्नर्स होते हैं उनको फिक्स कर दिया जाता है, तो वो रिस्ट्रेंड टू वे स्लैब कहलाती है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन, यानी कॉर्नर्स हेल्ड डाउन की पोजीशन में होते हैं। तो ये जो रिस्ट्रेंड है ये दो प्रकार से किया जाता है। कैसा? यानी इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो रिस्ट्रेंड है वो दो प्रकार से किया जाता है। कैसा? जैसे मुझे छत का जो लोड है वो मुझे किस पे ट्रांसफर करना है? दीवार पे करना है। तो मैंने जैसे एक कमरे की 4 दीवार बनाई, उस पर छत डाल दी, यानी स्लैब डाली। स्लैब डाल के फिर उस छत जो दीवार है उनको मैंने और ऊपर बढ़ा दिया, यानी छत से ऊपर आगे दीवार को बढ़ा दिया। जैसे फर्स्ट स्टोरी के बाद में सेकंड स्टोरी बिल्डिंग आती है। देखो इस तरह से बताता हूं, जैसे ये एक दीवार है, दूसरी दीवार ये है, ये नीचे फाउंडेशन है जो भी है, ठीक है। तो यहां स्लैब डली, ये स्लैब डल गई, तो ये जो इसके ऊपर फिर दीवारें बन गई। तो ये जो दीवार, ये इसके कॉर्नर्स है स्लैब के जो कॉर्नर्स है वो तो फिक्स हो गए। फिक्स हो गए तो जब ये दोनों डायरेक्शन में इसमें बेंडिंग मोमेंट आएगा, लॉन्गर में और शॉर्टर में, तो इसके जो कॉर्नर्स रहते हैं वो रोटेशन होता है, उनमें रोटेशन होता है। रोटेशन के कारण उसमें टॉर्जन आता है, यानी रोटेशन का मतलब टॉर्जन आता है उसमें। टॉर्जन के कारण उसमें क्रैकिंग आती है। कहां पर? कॉर्नर पर। तो उसको बोलते हैं कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन पोजीशन। कॉर्नर्स हेल्ड डाउन की पोजीशन में होता है, तो इसलिए उस स्लैब को अपन क्या बोलते हैं? रिस्ट्रेंड स्लैब, रिस्ट्रेंड टू वे स्लैब। एक तरीका तो ये होता है रिस्ट्रेंड करने का कोड के अकॉर्डिंग। दूसरा ये होता है कि जो स्लैब के नीचे जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है बीम का, यानी बीम अगर मुझे दीवार पे लोड नहीं देना है और मुझे लोड किस पे डालना है? बीम पे डालना है, यानी स्लैब का लोड किस पे आना चाहिए? बीम पे। तो मैं किनारों पर क्या प्रोवाइड कर रहा हूं? बीम प्रोवाइड कर रहा हूं। तो बीम और स्लैब को अगर मैं मैनोलिथिकली सेम टाइम पर मैनोलिथिकली बिल्टअप कर रहा हूं, उस कंडीशन में जो स्लैब बनेगी वो कौन सी बनेगी? रिस्ट्रेंड टू वे स्लैब बनेगी। यानी उस कंडीशन में भी उसके कॉर्नर्स क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे। तो जब उसमें दोनों डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट आएगा तो उसके कॉर्नर्स पर टॉर्जन के कारण क्रैकिंग आएगी, ठीक है। तो उस स्लैब को अपन बोलते हैं रिस्ट्रेंड टू वे स्लैब, ठीक है। इसमें नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट भी जनरेट होता है, ठीक है। इसको अपन सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं। इसमें इस तरह से नहीं होता। इसमें जैसे दीवार उठाते हैं और उसके ऊपर छत डाल देते हैं, तो छत के ऊपर दीवार नहीं बनाते। या इसमें जो बीम और स्लैब है वो मैनोलिथिकली बिल्टअप नहीं रहती है सेम टाइम पे, ठीक है। तो दो प्रकार की टू वे स्लैब होती है, रिस्ट्रेंड टू वे स्लैब और अनरिस्ट्रेंड टू वे स्लैब। जिसको अनरिस्ट्रेंड टू वे स्लैब को क्या कह सकते हैं? सिंपली सपोर्टेड स्लैब भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम है कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन, और इसमें बोला जाता है कि कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन पोजीशन। ये दो अलग अलग स्थितियां होती है टू वे स्लैब की, ठीक है। तो इस तरह से ये टू वे स्लैब का दो प्रकार हो गया। तो आपको इसको समझना है। इसके अलग अलग ये भी पूछ सकता है या ये बोल सकता है, इसको ये बोल सकता है या ये बोल सकता है या ये बोल सकता है, ठीक है। तो मुझे टॉर्जन रेनफोर्समेंट किस में लगाने पड़ेंगे? टॉर्जन रेनफोर्समेंट जिसमें टॉर्जन क्रिएट हो रहा है। टॉर्जन किस में आ रहा है? रिस्ट्रेंड टू वे स्लैब में आ रहा है। तो मुझे टॉर्जन रेनफोर्समेंट ऊपर वाली में ही लगाने, नीचे वाली में मुझे टॉर्जन रेनफोर्समेंट नहीं लगाने, ठीक है। ये एक तरह से इस स्लैब का प्रकार हो गया।
एक इसमें एक दूसरी बात यह है कि अगर कोई सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, जैसे ये दीवार है, ये है, तो आपने कभी देखा होगा कि आपका जो मकान बनाया जाता है उस मकान के ऊपर छत डाली जाती है, छत के ऊपर फिर सेफ्टी पर्पज के लिए आप चारों तरफ क्या बनाते हो, पैराफिट वाल बनाते हो। तो अगर पैराफिट वाल नहीं बना रहे हो तो वो एक तरह से सिंपली सपोर्टेड की तरह काम करेगी। अगर आप पैराफिट वाल बनाते हो उस दीवार के कॉर्नर्स पे, चारों तरफ किनारे पे, तो उस कंडीशन में जो स्लैब है उसके कॉर्नर्स जो है वो पार्शियली हेल्ड डाउन की पोजीशन में आ जाएंगे, यानी वो सिंपली सपोर्टेड स्लैब तो रहेगी लेकिन पूरी तरह से सिंपली सपोर्टेड नहीं रहेगी, या उसके जो सपोर्ट है वो पूरी तरह से फिक्स भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से उसको बोला जाएगा सिंपली सपोर्टेड स्लैब विथ पैराफिट वाल। पैराफिट वाल का मतलब है छोटी सी उसमें छत के ऊपर चारों तरफ दीवार बनाना। ठीक है, और अगर दीवार के ऊपर पैराफिट वाल नहीं बनाई जाए तो वो कैसी रहेगी, वो एक तरह से सिंपली सपोर्टेड स्लैब बन जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपके टू वे स्लैब के दो प्रकार हो गए। देखो अपन बात करते हैं टू वे स्लैब के डिजाइनिंग की। जो टू वे स्लैब का जो डिजाइनिंग होता है वो उसके अलग अलग मेथड है, जैसे ग्रेस ऑफ रैंकाइन मेथड है, मैर्कस मेथड हो गया, पिगास्ड मेथड हो गया, आईएस कोड मेथड हो गया। तो इसमें अपन जो सबसे ज्यादा मेथड यूज में लेते हैं अपने जो कोड के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है आईएस 456 2000 के अकॉर्डिंग, अपन यही मेथड यूज में लेते हैं टू वे स्लैब के डिजाइन की। ठीक है, तो इसमें कई बार पूछ लेता है तो इसकी बात करते हैं। तो ये जो मेथड होता है ये बेस्ड होता है किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए। ये होता है सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए, और ये होता है फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब विथ पैरापिट वाल। अगर पैरापिट वाल बनी हुई हो तो उसके लिए इसको मॉडिफाइड ग्रेस ऑफ रैंकाइन मेथड भी कहते हैं। किसको, ये जो मैर्कस मेथड है इसको। ठीक है, ये बेस्ड ऑन टेबल पर बेस्ड होता है। तो ये अलग अलग मेथड है, इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। तो चार प्रकार के मेथड होता है आरसीसी डिजाइनिंग के लिए। आरसीसी डिजाइनिंग के क्या, आरसीसी में टू वे स्लैब के डिजाइनिंग के लिए चार प्रकार के मेथड होते हैं। पहला है सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए कौन सा लगेगा, ग्रेस ऑफ रैंकाइन मेथड लगेगा। दूसरा, अगर सिंपली सपोर्टेड स्लैब पर पैराफिट वाल है तो उसके लिए कौन सा लगेगा, मैर्कस मेथड लगेगा। और पिगास्ड मेथड है, ये टेबल पर बेस्ड होता है। आईएस कोड सिंपली सपोर्टेड के लिए भी यूज में लिया जाता है, और यानी जिसको रिस्ट्रेंट टू वे स्लैब के लिए भी यूज में लिया जाता है और अनरिस्ट्रेंट टू वे स्लैब के लिए भी यूज में लिया जाता है। अपन बात करते हैं किसकी, ग्रेस ऑफ रैंकाइन मेथड की। फर्स्ट नंबर मेथड, जैसे सिंपली सपोर्टेड स्लैब है उसमें कैसा होता है, ये जैसे यूडीएल लोड आ रहा है तो बेंडिंग मोमेंट कैसा आ रहा है, ये बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो इसमें कोई भी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट नहीं है, यानी इसमें पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और दूसरा कौन सा होता है, एक नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट तो जीरो है और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इसमें आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम कितना आता है, WL²/8 आता है। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आता है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट नहीं आता है। तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए लागू होता है, ये सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए लागू होता है, या उस स्लैब के लिए लागू होता है जिसमें नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट का मान जीरो हो, यानी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट नहीं हो, उस स्लैब के लिए ये ग्रेस ऑफ रैंकाइन मेथड लगता है। जैसे मैं इधर बात करता हूं, अपन टू वे स्लैब पढ़ रहे हैं, टू वे स्लैब के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। ये टू वे स्लैब का शॉर्टर स्पान है और ये टू वे स्लैब का लॉन्गर स्पान है।
एल वाई मतलब लॉन्गर स्पान, एल एक्स मतलब शॉर्टर स्पान। तो मैं यहाँ एक स्ट्रिप्स कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो लोड आ रहा है वो आ रहा है डब्ल्यू एक्स, और इधर जो लोड आ रहा है वो आ रहा है डब्ल्यू वाई। ठीक है, तो इस स्लेब पर टोटल लोड कितना आ रहा है, W कितना आ रहा है, एक तो x डायरेक्शन में W जा रहा है और y डायरेक्शन के अंदर कितना जा रहा है, WY। ठीक है, अब मैं डिफ्लेक्शन की बात करता हूं, तो शॉर्टर डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन रहता है वही लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्शन रहता है, यानी डिफ्लेक्शन का मान दोनों में क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब में डिफ्लेक्शन कितना आता है जब यूडीएल लोड लगता है, तो जैसे मैं शॉर्टर डायरेक्शन के लिए निकालूंगा तो 5/384 WLX की पावर 4 अपॉन ई आई, और ये हो जाएगा 5/384, ये W इसको ऐसे लिख सकते हैं WX LX की पावर 4, ये WY LY की पावर 4, और ये नीचे आ जाएगा EI। तो 5/384 से 5/384 गया, EI से EI गया, क्या आया, WX LX की पावर 4 WY LY की पावर 4। तो मैं यहाँ से इसको WX/WY ले आता हूँ और उधर ले जाता हूँ LY/LX की पावर कितना है, 4। तो इसको क्या कहते हैं, LY/LX का रेशो क्या कहलाता है, स्पान रेशो कहलाता है। तो LY/LX का जो रेशियो है इसको स्पान रेशियो कहते हैं। स्पान रेशियो मतलब स्मॉल आर, स्पान रेशियो को अपन स्मॉल आर से दर्शाते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इधर लिख दूं WX/WY बराबर R, ये लिख सकता हूं, R और इसकी पावर 4 है तो R की पावर 4। ये मेरा एक यहां से रिलेशन आ गया। अब मुझे इस रिलेशन को, इस WX का मान मुझे यहां रखना है, फिर मुझे WY का मान निकालना है, और इसी प्रकार मुझे WX की जगह WX का मान रख के मान निकालना है। ठीक है, यानी WX का मान निकालना है और WY का मान मुझे निकालना है। तो WX/WY बराबर R की पावर कितना है, 4। R क्या है, स्पान रेशियो कहलाता है, LY/LX का अनुपात होता है, स्पान रेशियो है ना, इसकी पावर 4 है। तो मैं यहां WX का मान क्या होगा, WY R की पावर 4। तो W कितना होता है, WX प्लस WY। तो यहां WX की जगह WX का मान रख दो, तो W बराबर WY R की पावर 4 प्लस WY है ना। तो WY का W बराबर WY कॉमन आ गया, तो यह हो गया R की पावर 4 प्लस 1। तो WY का मान कितना आ गया, W/1/R की पावर 4 प्लस 1, ये WY का मान आ गया। ठीक है, इसी प्रकार मैं WX का मान निकालूंगा, तो यहां WY का मान निकालते हैं। WY का मान क्या आ जाएगा, WX/R की पावर 4, तो उसका उस मान को वहां रखेंगे, W बराबर WX/R की पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा, R की पावर 4 WX प्लस WX/R की पावर 4 इधर आ जाएगा। तो W बराबर WX कॉमन ले लिया इसमें, R की पावर 4 प्लस 1/R की पावर 4। तो WX का मान कितना आ गया, W R की पावर 4 प्लस R की पावर 4 प्लस 1, ये किसका मान आ गया, ये WX का मान आ गया। ठीक है, तो WX का मान आ गया, WY का मान आ गया, मेरे पास दो मान आ गए, WX और WY के मान आ गए। अब मुझे क्या है,
इस मेथड के अकॉर्डिंग मूवमेंट निकालना है। तो स्लेब कैसी है, सिंपली सपोर्टेड है, तो सिंपली सपोर्टेड स्लेब के लिए बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट निकालूंगा तो क्या आएगा, डब्ल्यू एक्स एल एक्स की पावर एल एक्स का स्क्वायर अपॉन 8 ये हो रहा है। तो डब्ल्यू एक्स की जगह डब्ल्यू एक्स का मान रख दूंगा। डब्ल्यू एक्स का मान कितना है, ये इस डब्ल्यू एक्स की जगह डब्ल्यू एक्स का मान रखना है। तो डब्ल्यू एक्स का मान कितना है, डब्ल्यू, या इसको पहले लिख दूं आर की पावर 4 अपॉन आर की पावर 4 प्लस 1 डब्ल्यू एल एक्स का स्क्वायर अपॉन 8। ये मेरा एक्स डायरेक्शन के अंदर जितना बेंडिंग मोमेंट आएगा उसका मान आ गया। इसी प्रकार वाई डायरेक्शन के अंदर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, डब्ल्यू वाई एल वाई का स्क्वायर अपॉन 8। तो डब्ल्यू वाई की जगह डब्ल्यू वाई का मान रख दो। डब्ल्यू वाई का मान कितना रहा, ये रहा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर की पावर 4 प्लस 1 और इधर हो जाएगा डब्ल्यू एल वाई का स्क्वायर अपॉन 8। ये वाई डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट का मान हो जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन का मूवमेंट ये हो गया, वाई डायरेक्शन का मूवमेंट ये हो गया, यानी ये दोनों मान हो गए। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि ये आर का मान यहाँ कितना आता है, या डब्ल्यू एक्स का शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर लोड कितना होता है, लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर लोड कितना होता है। तो वो इस तरह से अपने को मान पूछ लिया जाता है। सेकंड अपन बात करते हैं मार्कस के मेथड की, सॉरी मार्कस के मेथड की बात करते हैं। तो ये किसके लिए होता है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब विथ कॉर्नर्स हेल्ड डाउन, यानी सिंपली सपोर्टेड स्लैब तो है लेकिन कॉर्नर्स कैसे हैं इसमें, हेल्ड डाउन की कंडीशन में। किसकी वजह से, पैराफिट वाल की वजह से। इसको मॉडिफाइड ग्रेस ऑफ रैंकाइन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या मूवमेंट का एक्स डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट क्या आएगा, यह आएगा सी डब्ल्यू एक्स एल एक्स का स्क्वायर अपॉन 8। तो इस सी का मान होता है, वो होता है 1 माइनस 5/6 आर का स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस 1 डब्ल्यू एक्स एल एक्स का स्क्वायर अपॉन 8। तो मैं इस डब्ल्यू एक्स की जगह वही रैंकाइन की तरह इसका डब्ल्यू एक्स का मान रखूंगा तो क्या आएगा, आर की पावर 4 अपॉन आर की पावर 4 प्लस 1 और डब्ल्यू एल एक्स का स्क्वायर अपॉन 8। ये एक्स डायरेक्शन के अंदर बेंडिंग मोमेंट का मान हो गया। इसी प्रकार वाई डायरेक्शन के अंदर बेंडिंग मोमेंट का मान निकालेंगे तो सी डब्ल्यू वाई एल वाई का स्क्वायर अपॉन 8। तो इस सी का मान क्या होगा, यही मान होगा जो इसमें 1 माइनस 5/6 आर स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 प्लस 1 और डब्ल्यू वाई का मान कितना था, डब्ल्यू वाई का मान होता है 1 अपॉन आर की पावर 4 प्लस 1 डब्ल्यू, ये आर डब्ल्यू वाई का मान होता है, और एल वाई की जगह एल वाई का स्क्वायर अपॉन 8। ये दो मान हो जाते हैं एक्स डायरेक्शन के, और वाई डायरेक्शन के अंदर बेंडिंग मोमेंट के मान हो जाते हैं मार्कस मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें कई बार पूछ लिया जाता है, सी की वैल्यू पूछ लिया जाता है कि मार्कस मेथड के अकॉर्डिंग सी का मान क्या है। सी का मान ये होता है, दोनों में सेम है। ठीक है, अपन बात करते हैं आईएस कोड मेथड की। तो मैंने बताया था स्लेब दो प्रकार की होती है, एक तो रिस्ट्रेंट टू वे स्लेब होती है, एक अनरिस्ट्रेंट टू वे स्लेब होती है। रिस्ट्रेंट टू वे स्लेब, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि जो स्लेब का लॉन्गर और शॉर्टर स्पान है, प्रत्येक स्पान को डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये लॉन्गर है और ये शॉर्टर है, एक इसी प्रकार इधर बनाता हूं। ये लॉन्गर है और ये शॉर्टर स्पान है, ठीक है। तो इसमें जैसे इसको प्रत्येक जो पार्ट है उसको डिवाइड कर देते हैं मिडिल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप्स में। तो इसको अपन डिवाइड कर देंगे ऐसे। ये जो पोर्शन रहेगा ये तो मिडिल स्ट्रिप रहेगा, ये जो पोर्शन रहेगा ये एज स्ट्रिप रहेगा, ये एज स्ट्रिप रहेगा। जो एज स्ट्रिप है इसका मान कितना रहेगा 1/8 इंटू LY। इसी प्रकार इधर 1/8 इंटू LY, और ये कितना हो जाएगा 3/4 इंटू LY। यानी इस स्पान का 75% भाग तो ये रखा जाएगा, 25% ईयर, 25% सॉरी 12.5% ईयर, 12.5% ये, यानी दोनों मिला के 25% तो ईयर, 75% पार्ट ये रखा जाएगा मिडिल स्ट्रिप। इसी प्रकार शॉर्टर को भी डिवाइड कर देते हैं। मिडिल स्ट्रिप और ये क्या हो गया एज स्ट्रिप, ठीक है। तो सेम वही कितना 1/8 इंटू LX, ये 3/4 इंटू LX, और ये कितना 1/8 इंटू LX। इस तरह से ये एज स्ट्रिप्स और मिडिल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। अब जो मिडिल स्ट्रिप्स है इसका डिजाइन तो जो लोड आ रहा है कि भाई जो ज्यादातर लोड है वो कौन ले रहा है, मिडिल स्ट्रिप्स ले रहा है। तो मिडिल स्ट्रिप के अकॉर्डिंग जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसको रोकने के लिए जितने रेनफोर्समेंट डिजाइन किए जाएंगे वो मिडिल स्ट्रिप्स में लगाए जाएंगे। और एज स्ट्रिप है, इस एज स्ट्रिप में मिनिमम एरिया ऑफ स्टील लगाया जाएगा, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील लगाया जाएगा। किसमें एज स्ट्रिप्स में, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, इसकी, इनमें मिनिमम एरिया ऑफ स्टील के अनुसार रेनफोर्समेंट लगाया जाएगा। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितना लगता है स्लैब में, मैंने कल बताया था। एज स्ट्रिप्स में लोड के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे, यानी जो मान निकालेंगे वो मिडिल स्ट्रिप्स के लिए निकालेंगे, एज स्ट्रिप्स में तो मिनिमम के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाएगा, मतलब लगाया जाएगा रेनफोर्समेंट। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एज स्ट्रिप्स में रेनफोर्समेंट किस बेसिस लगाया जाता है या कितना लगाया जाता है। जितना स्टील का स्लैब में मिनिमम एरिया रहता है उतना स्टील लगाया जाता है एज स्ट्रिप में, चाहे लॉन्गर की बात करें चाहे शॉर्टर स्पान की बात करें, ठीक है। देखो IS कोड मेथड के अकॉर्डिंग अपन रिस्ट्रेंट टू स्लैब की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये रेनफोर्समेंट इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, ये टॉप में प्रोवाइड किया जाता है, ये मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। जो एज स्ट्रिप्स में रेनफोर्समेंट आएंगे ये ऊपर की साइड में सपोर्ट में जो नेगेटिव मूवमेंट आता है उसको रोकने के लिए टॉप में प्रोवाइड कर रहे हैं, और पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है उसको रोकने के लिए डाउन में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें जो नीचे की साइड में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, जो टेंशन रेनफोर्समेंट है वो कितने डिस्टेंस 0.15 L डिस्टेंस तक। इधर देखो इसके इस साइड में स्लैब नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूस एज कहलाता है। ये सपोर्ट आया, इसके आगे इधर स्लैब है तो ये कंटिन्यूस एज कहलाएगा, ठीक है। इधर आगे स्लैब है लेकिन यहाँ सपोर्ट आया है, ये लास्ट सपोर्ट है तो इसको डिसकंटिन्यूस एज बोलेंगे स्लैब का। तो यहाँ पर इसकी डिस्टेंस जो एक्सटेंड मतलब जो रेनफोर्समेंट लगाया जाता है कहाँ तक लगाया जाता है 0.15 L डिस्टेंस तक, यानी जो स्पान है उसका 15% तक, ठीक है। और कंटिन्यूस एज पर जो रेनफोर्समेंट एक्सटेंड किए जाएंगे वो कितना 25% डिस्टेंस, यानी 0.25 L, ठीक है। और जो टेंशन रेनफोर्समेंट है वो सपोर्ट पर 50% तक एक्सटेंड किए जाते हैं,
यानी 50% रेनफोर्समेंट तक एक्सटेंड किया जाता है। यानी 1/2 का मतलब हो गया 50%, यानी 0.50, यानी 50% रेनफोर्स जो है वो क्या करे जाएंगे, एक्सटेंड किए जाएंगे। ठीक है। और जो ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड में जो रेनफोर्समेंट है वो 0.15 L तक 100% एक्सटेंड किए जाते हैं, और 0.30 L तक 50% रेनफोर्समेंट होते हैं, वो क्या किए जाते हैं, एक्सटेंड किए जाते हैं, जो ऊपर टेंशन की साइड में लगाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कॉर्नर्स रेनफोर्समेंट। कॉर्नर्स रेनफोर्समेंट को और क्या कहते हैं, टॉर्जन रेनफोर्समेंट भी कहते हैं, टॉर्जन रेनफोर्समेंट भी कहते हैं। ये टॉर्जन रेनफोर्समेंट क्या करते हैं, टॉर्जन या कॉर्नर, ये क्या करते हैं, टॉर्जन या ट्विस्टिंग को रोकने का काम करते हैं, या टॉर्जन के कारण जो आने वाली क्रैकिंग है कॉर्नर्स पर, यानी कॉर्नर्स पर टॉर्जन के कारण आने वाली क्रैकिंग है उसको रोकने का काम करते हैं। कौन से, टॉर्जन रेनफोर्समेंट या कॉर्नर्स रेनफोर्समेंट। ये रेनफोर्समेंट कॉर्नर्स पर इस तरह से लगाए जाते हैं, यानी टॉप में भी लगाए जाते हैं और बॉटम में भी लगाए जाते हैं। ठीक है। कहां लगाए जाते हैं, एट कॉर्नर, कॉर्नर पर लगाए जाते हैं। तो पहली बात, पहला क्वेश्चन ऐसा बनता है कि टॉर्जन रेनफोर्समेंट किस लिए लगाए जाते हैं, ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण जो आने वाली क्रैकिंग है उसको रोकने के लिए लगाए जाते हैं। तो ट्विस्टिंग मूवमेंट या टॉर्जन कहां पर आता है, स्लेब के कॉर्नर पे आता है, इसलिए इनको कॉर्नर्स रेनफोर्समेंट कहते हैं। ये कहां लगाए जाते हैं, ये टॉप और बॉटम दोनों जगह लगाए जाते हैं। कहां पर, कॉर्नर्स पर, टॉप में भी आएंगे, स्लेब के टॉप में भी आएंगे और बॉटम में भी आएंगे। इनकी क्या स्थिति होती है कि जैसे स्लेब का ये किनारा है, इसके इधर स्लेब नहीं है, इसके इधर स्लेब नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूस एज कहलाएंगे, इधर वाला इधर वाला। ठीक है। अब इधर आगे स्लेब बढ़ी हुई है, इधर आगे स्लेब बढ़ी हुई है, तो ये कंटिन्यूस एज कहलाएंगे। ठीक है। यहां सपोर्ट हो सकता है। तो जैसे मैं इस बात की, इस डिसकंटिन्यूस एज की बात करता हूं, तो यहां पर जो कॉर्नर्स रेनफोर्समेंट है यहां लगाए जाएंगे। तो इस यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस है और इधर डिस्टेंस है, चाहे लॉन्गर डायरेक्शन में हो चाहे शॉर्टर डायरेक्शन में हो, ये कितनी रहती है, इसको बोलते हैं मेश साइज। क्या बोलते हैं, मेश साइज। ये कितनी रहती है, 1/5 इंटू शॉर्टर डायरेक्शन का, शॉर्टर डायरेक्शन का कितना, 1/5। ठीक है। इतना प्रोवाइड किया जाएगा इसमें और इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन की अगर अपन बात करें तो बराबर। और इसमें एरिया ऑफ स्टील कितना लगाया जाएगा, कि जो शॉर्टर डायरेक्शन में जो आपने एरिया ऑफ स्टील लगाया उसका 3/4 स्टील आपको कहां लगाया जाएगा, इस कॉर्नर्स पे लगाया जाएगा डिसकंटिन्यूस एज के लिए। ठीक है। तो ये यहां से मेश साइज पूछी जा सकती है ये, या कितना रेनफोर्समेंट लगाते हैं, तो ये रेनफोर्समेंट 3/4 लगाते हैं, किसका, शॉर्टर डायरेक्शन में जो रेनफोर्समेंट लगे उनका। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंटिन्यूस एज पर कॉर्नर्स रेनफोर्समेंट कितने लगाते हैं। तो कंटिन्यूस एज पर भी जो मेश साइज है वो उतनी रखी जाती है, कितनी, शॉर्टर डायरेक्शन का 1/5, और जो रेनफोर्समेंट लगाया जाता है वो शॉर्टर डायरेक्शन का 3/8 प्रोवाइड किया जाता है। यहां कितना है, 3/4, यहां कितना है, 3/8, किसका, शॉर्टर डायरेक्शन का। ठीक है। लेकिन दोनों में मेश साइज क्या है, बराबर है। अगर आपको न कंटिन्यूस एज या डिसकंटिन्यूस एज नहीं दे तो आपको हमेशा क्या बताना है, ये वाली कंडीशन ही बतानी है कि कॉर्नर्स पर रेनफोर्समेंट कितना लगाया जाएगा। तो ये बताना है कि शॉर्टर डायरेक्शन का 3/4 रेनफोर्समेंट लगाया जाता है, जिसकी मेश साइज कितनी होती है, शॉर्टर डायरेक्शन का 1/5। ठीक है। कहाँ लगाए जाते हैं, टॉप में भी लगाए जाते हैं, बॉटम में भी लगाए जाते हैं। किस लिए लगाए जाते हैं, ट्विस्टिंग मूवमेंट को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये टॉर्जन रेनफोर्समेंट हो गया। अब अपन दूसरी स्लैब की बात करते हैं जो अनरिस्ट्रेंड टू स्लैब होती है या जो सिंपली सपोर्टेड होती है। तो उस पे कॉर्नर्स फिक्स नहीं होते हैं, तो कॉर्नर्स फिक्स नहीं होते हैं तो उसमें ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं आता है। तो ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं आता तो उसमें टॉर्जन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। तो ध्यान रखना कि जो ट्विस्ट दूसरी वाली स्लैब है उसमें टॉर्जन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट की। तो बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है,
जैसे एक्स डायरेक्शन के अंदर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, अल्फा एक्स डब्ल्यू एल एक्स का स्क्वायर, और वाई डायरेक्शन के अंदर मोमेंट कितना हो जाएगा, ये आईएस कोड के अकॉर्डिंग है, अल्फा वाई डब्ल्यू एल एक्स का स्क्वायर। ध्यान रखना दोनों में ही क्या आ रही है, शॉर्ट डायरेक्शन आ रही है, अल्फा एक्स अल्फा वाई। तो अल्फा एक्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट इन शॉर्टर डायरेक्शन, और अल्फा वाई है बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट इन लॉन्गर डायरेक्शन। ठीक है, ये है। अब मैंने स्लैब बताई थी आपको, कौन सी, टू वे स्लैब दो तरह की, एक तो रिस्ट्रेंड, दूसरी अनरिस्ट्रेंड। तो अनरिस्ट्रेंड टू वे स्लैब में अल्फा एक्स और अल्फा वाई का जो मान है ये दोनों ही किस पे डिपेंड करता है, एल वाई अपॉन एल एक्स के रेशियो पे। अल्फा एक्स और अल्फा वाई का मान दोनों ही किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों के रेशियो पर डिपेंड करता है। जो आईएस कोड के अंदर टेबल दी हुई है उसमें से इसका मान निकलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिस्ट्रेंड टू वे स्लैब में। तो अल्फा एक्स और अल्फा वाई का जो मान है वो दो चीज पर डिपेंड करता है, एक तो एल वाई अपॉन एल एक्स के रेशियो पे, ठीक है, और दूसरा सपोर्ट पैनल पे। सपोर्ट पैनल पे तो दो चीजों पर डिपेंड करता है, ये जो अल्फा एक्स अल्फा वाई का मान आता है। बाकी आपका जो, और डब्ल्यू क्या है, इसमें जो लोड लग रहा है, टोटल लोड, डिजाइन लोड जो लग रहा है उसका मान आ जाएगा। तो ये आपका टू वे स्लैब का डिजाइन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया है, ये कल पढ़ाया था वो मैंने वन वे स्लैब और टू वे स्लैब का जो एक इंट्रोडक्शन था वो बताया था। आज अपन उनके डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिजाइनिंग में से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका जो टू वे स्लैब का डिजाइनिंग है इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसको ध्यान से, जो मैंने बताया है, जो बोला है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना। और आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स उतारा करो, आप लिखा करो, अपने नोट कर लिया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व किया करो। बिना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आपको पता नहीं पड़ेगा कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे बन रहा है, तो आप बना नहीं पाओगे। तो यहाँ तो पढ़ते समय तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तब वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए है, जो पढ़ा है उसके पढ़कर उसके क्वेश्चन निकालो ज़्यादा से ज़्यादा, तब जो पढ़ा है ना उसका पूरा एक तरह से जो उसका कहते हैं ना कि जो पढ़ा है उसका पूरा फल कब मिलेगा, जब जो पढ़ा है उसके साथ में आप ऑब्जेक्टिव निकालोगे तब। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो लेक्चर है उसके अंदर बात करेंगे अपन, जैसे कॉलम की बात करेंगे, ठीक है, स्लैब फाउंडेशन की बात करेंगे, आरसीसी वॉल की बात करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपके सिलेबस में टॉपिक नहीं रहता है, उसके बावजूद भी कई बार ऐसे क्वेश्चन जो टॉपिक होते हैं उनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देना कि अगर सिलेबस में नहीं यार थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ रहा है तो उसको एक्स्ट्रा पढ़ लो। जैसे पिछली बार जहाँ तक मुझे याद है कि एक पेपर हुआ था, WRD का पेपर हुआ था, उसमें आरसीसी वॉल शायद सिलेबस में नहीं थी। ठीक है, मैंने तो बच्चों को पढ़ाई थी, जो क्लास में पढ़ रहे थे उनको पढ़ाई थी। आरसीसी वॉल सिलेबस में नहीं थी तब भी पढ़ाई थी, तो उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, जबकि उस सिलेबस में वो आरसीसी वॉल थी नहीं, फिर भी क्वेश्चन आया था। तो ध्यान रखा करो, आप जो छोटे मोटे टॉपिक हैं, जो बेसिक है, उनको आप ध्यान से पढ़ लिया करो। ठीक है, तो ये आरसीसी अपन पढ़ा रहे हैं, और इसके अंदर जो भी पढ़ाया है उसको बढ़िया ढंग से पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो। कंपटीशन का एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी टाइम निकालो, एक तो ज़्यादा समय तक पढ़ो और ढंग से पढ़ो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करो। ठीक है, धन्यवाद।